साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भाषा एवं व्याकरण। भाषा और व्याकरण सामाजिक प्राणी मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। वह सिर हिलाने या संकेत के माध्यम से अपने विचारों या भावों को व्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियों, संबंधों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य को समक्ष प्रकट कर सकता है और इस प्रकट समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न है। भाष धातु से अर्थ ध्वनि होता है, प्रकट करना, जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित है। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकार की गई है। वर्ण विचार। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है। वर्ण शब्द वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण में अन्य किसी ध्वनिया की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर या एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।
उन्हें मात्रा भी दर्शाया जाता है। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जा सकता है। आ बड़ी ई उ ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में होगी आ ई उ ए ऐ ओ औ और औ। ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं। स्वरों की मात्रा स्वरूप इस प्रकार होते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा एक खड़ी पाई। ई की मात्रा ऐसे वाली दुर्घी करी ऊ ऊ ए एक पाई। आई की दो पाई। ओ और औ और री की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। व्यंजन वे ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क प्लस अ मिलता है। जैसे क बोलते हैं तो क हलंत वाला और अ इसमें छिपा रहता है, अ मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों एवं स्पर्श, अंतस्थ एवं उष्ण व्यंजनों में बांटा जा सकता है। स्पर्श व्यंजन क वर्ग क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ न। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ य र ल व। उष्ण तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह। संयुक्ताक्षर इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अक्ष तर ज्ञ। अक्ष क प्लस स से मिलकर बना है। तर त प्लस र से बना है। ज्ञ ज प्लस ञ से मिलकर बना है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण है तथा 3 संयुक्ताक्षर है। वर्णों के उच्चारण स्थान भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। जैसे आ कवर्ग और विसर्ग कंठ कोमल तालु कंठ बोला जाता है। ई च वर्ग य और तालव्य स तालु तालव्य। री ट वर्ग र मूर्धन्य स मूर्धा। लिरी त वर्ग ल और दंत स दंत। उ एवं पवर्ग ओष्ठ। अंग यानाम अंग एवं पांचवा अक्षर। अंग एवं पांचवा अक्षर नासिक। इसका नासिक के उच्चारण स्थान होगा। ए ऐ कंठ तालु कंठ तालव्य। ओ एवं ओ कंठोष्ठ कंठोष्ठ। वो का उच्चारण दंतोष्ठ दंतोष्ठ।
स्वर यंत्र, अहि जिह्वा। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिक का भी योग रहता है, अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिक होगा। जैसे अंग में कंठ और नासिक के दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिक होगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्शी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्य यंत्र के किसी अव्यय का स्पर्श करती है और बाहर निकलती है, निम्नलिखित व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये स्पर्श व्यंजन। संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे संघर्षी व्यंजन है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ख, ज, फ। स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। च, छ, ज और झ। नासिक के जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, अंग, य, न, म, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाते हैं, वे पार्श्विक। जैसे ल। पार्श्विक ल। परकंपित, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे परकंपित कहलाते हैं। जैसे र। उत्क्षिप, जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। जैसे ड एवं ढ। उत्क्षिप ध्वनियाँ हैं। संघर्षहीन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे य, व। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। य, व को अर्ध स्वर कहते हैं।